हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी उसके आमाप, तापमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर। तो देखिए, किसी तारे की प्रदीप्ति उसके आमाप, तापमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर निर्भर करती है। किसी तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। वायुमंडलीय तापमान के कारण कहीं गर्म तथा कहीं ठंडा होता है। वीन का विस्थापन नियम, इस नियम के अनुसार अधिकतम तीव्रता की तरंगदैर्घ्य व पिंड के ताप केल्विन में का गुणनफल जो है नियत रहता है। ठीक है, क्या रहता है? तो नियत रहता है, ये जो है नियत रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है कि परमाणु की संरचना के लिए दिए गए जो है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो 32 का हो जाएगा आपको राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, परमाणु की संरचना के लिए सत्य कथन है कि समान तत्वों के परमाणु जिनके क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। फिर है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु परमाणु भार समान हो उसे क्या कहते हैं? समभारी। ठीक है, समभारी कहलाते हैं। तो ये दो भी सही है। ठीक है, समभारी कहलाते हैं। फिर तीसरा देखिए, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक जो है कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा भी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखिए, कहता है कि इनमें से किस जो है प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। 33 का ए ऑप्शन, यानी कोलेकाइमा। तो देखिए कि कोलेकाइमा प्रकार की पादप कोशिकाओं में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। कोलेकाइमा प्रकार की पादप कोशिकाओं में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं। कोलेकाइमा ऊतक जो है एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जो है जीवित, लंबी और अनियमित ढंगों से कोनों पर मोटी होती हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से जो है कोनों पर मोटी होती है। कोलेनकाइमा ऊतक पौधों में तनन सामर्थ्य प्रदान करती हैं। पेरेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें जो है पेरेनकाइमा ऊतक कहते हैं। पेरेनकाइमा ऊतक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करना है। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। 34 का सी, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार। तो देखिए, गर्भवती महिला के लिए आहार जो है सर्वोत्तम आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार है। गर्भवती होने पर खाने के लिए सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ जो है आपको ब्रोकली, ठीक है, मसूर की दाल, पालक, अखरोट। ठीक है, ब्रोकली, मसूर की दाल, पालक, अखरोट होना चाहिए। नेक्स्ट 35 कहता है कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा। 35 का डी ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, अम्ल तो उपरोक्त में 2 और 3 जो है यहाँ पे सही है कि प्रति इकाई आयतन में, ठीक है, प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी और विलयन तनु हो जाएगा। तो देखिए, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर, ठीक है, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी और विलयन, ठीक है, और जो है विलयन तनु हो जाएगा। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के आयन, ठीक है, कहता वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं।
ठीक है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन देता है। और देखिए कहता है कि लॉरी और ब्रानस्टेड के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या दे सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये होगा H3O+ और +Cl-। ठीक है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त, ठीक है, करता है। उसके बाद देखिए अम्ल जो है क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त करते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए, 36 है कि फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है। 36 का C, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना है। फिर है कि एल्वियोली ऑक्सीजन लेने के लिए फैलती हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोली CO2 को बाहर निकालने में सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो एल्वियोली जो है ऑक्सीजन लेने के लिए फैलती हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोली CO2 को बाहर निकालने में जो है सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से किस कारण से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं। C ऑप्शन। तो देखिए प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता की वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होता है। ठीक है, प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिक की विशेषता है कि ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, ये जो है जल में प्रायः विलय, किंतु बेंजीन, एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे जो है कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ये द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 कहता है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर इनमें से कौन जो है एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है। 38 का B, तो वे सभी जो है मूलतः जैविक होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें सभी मूलतः जैविक होते हैं। ठीक है, एक जो है उभयनिष्ठ गुण मौजूद होते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें सभी मूलतः जैविक होते हैं। सभी मूलतः क्या होते हैं, जैविक होते हैं। एक जो है उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है। जैव निम्नीकरणीय कचरे का उपयोग ऊर्जा, खाद, कंपोस्ट और बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैव निम्नीकरणीय कचरा जैसे भू रासायनिक चक्र का हिस्सा बन जाता है। जैव निम्नीकरणीय कचरा रोगाणुओं द्वारा विघटित और जो है अवक्रमित होता है। ठीक है, जैव और निम्नीकरणीय कचरा को रोगाणुओं द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है। 39 कहता कि हाल ही में चर्चा में रहे स्थलों से संबंधित सही जोड़े को चयन करें। तो यहाँ पे होगा D ऑप्शन। तो देखिए फुटाला झील महाराष्ट्र तथा रूसोमा ऑरेंज। ठीक है, तो ये जो है फुटाला झील जो है ये महाराष्ट्र तथा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड से सही सुमेलित है। ठीक है, तो फुटाला झील महाराष्ट्र, रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल ये नागालैंड का है। ठीक है, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के नागपुर स्थित फुटाला झील पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेट्रो निर्माण गतिविधि के लिए जो है रोक लगा दिया गया है। फिर हाल ही में रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम सीमा रेखा को हाल ही में परिचालन शुरू किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम सीमा रेखा को हाल ही में जो है परिचालन शुरू किया गया है। फिर सलालगंज झील हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवाओं को आईटी कौशल से सशक्त बनाने के लिए तमिलनाडु ने किसके साथ साझेदारी की है? बी ऑप्शन, तो ओरेकल। तमिलनाडु ने जो है तमिलनाडु ने युवाओं को आईटी कौशल से सशक्त बनाने के लिए ओरेकल के साथ साझेदारी की है। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य राज्य में युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करके उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 41 का ए, INS संध्याक। तो देखिए, भारत में निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक को हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। मार्च 2024 में INS सुमेधा के द्वारा ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर को बचाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता हेतु अधिगम योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 42 का बी, हरियाणा। छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता हेतु अधिगम योजना को जो हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। बिहार सरकार ने शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले 25 लाख बच्चों के मिशन दक्ष शुरू किया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है SC और ST समुदाय के छात्रों को जो है मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योग्यश्री योजना शुरू किया है। तो योग्यश्री योजना पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु सरकार ने 5वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता हेतु जो है पुधुमाई पेन योजना शुरू किया गया है। पुधुमाई पेन योजना, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की खोज कहाँ की गई है? तो ए ऑप्शन, गुजरात। तो वो देखिए, वर्ष 2024 में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की बस्ती की खोज जो है गुजरात में की गई है। केरल जो है विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों के द्वारा जो है विभिन्न संस्थानों की मदद से गुजरात के पढ़ता बेट कक्ष में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। क्वेश्चन में देखिए 44 नंबर है, कहता है कि विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस भारतीय स्थान को चौथा भारतीय विश्व शिल्प जो है शहर नामित किया गया है? सी ऑप्शन, श्रीनगर। तो श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा जो है विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा जो है विश्व जो है शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। 3 वर्ष बाद इसे शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को जो है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ठीक है, UCCN के हिस्से के रूप में नामित किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय खतरों के कारण चर्चा में रहे विक्टोरिया झील किस देश की सीमा से सटा हुआ है? तो 45 का डी ऑप्शन। तो देखिए, पर्यावरणीय खतरों के कारण चर्चा में रहे विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा तथा तंजानिया देश से सटा हुआ है। केन्या, युगांडा तथा तंजानिया देश से सटा हुआ है। ठीक है, फिर है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे मीठे पानी की झील और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। हाल ही में विक्टोरिया झील कई पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके कारण 45 मिलियन लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। फिर है कि विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील विश्व की जो है सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। नेक्स्ट, फिर है कि हाल ही में इगतपुरी झील चर्चा में है। यह झील कहाँ स्थित है? 46 का बी, महाराष्ट्र। तो देखिए, मध्य रेलवे ने
पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित जो है इतग, ठीक है, इगतपुरी, ठीक है, इगतपुरी जो है झील में 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है, जो भारतीय रेलवे द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। मध्य रेलवे ने हमेशा अपनी कर्षण आवश्यकताओं के स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को जो है चुनने में जो है सक्रिय भूमिका निभाई है और इसे पूरा करने के लिए कई साहसिक और क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। 47 कहा कि सर जो स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन, यानी ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश द्वारा युद्धों के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना था। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो भयभीत हो गया था और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर जो भारत को स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु उन्हें जो फुसलाना था। क्रिप्स मिशन के बाद जो है क्रिप्स मिशन के साथ जो है आधिकारिक वार्ता, ठीक है, आधिकारिक वार्ता में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। क्रिप्स मिशन में जो वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए भी जो है कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी, ठीक है। इसी कारण महात्मा गांधी द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा यह भविष्य की तिथि में भुलाने वाला जो है चेक, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुलाने वाला जो है चेक कहा गया था, पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट 48 नंबर है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? 48 का सी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। फिर हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी जी थे। उन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक जो 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने जो गुजराती भाषा में हरिजन बंधु व हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बोला कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ठीक है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे। वहीं महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव कहकर संबोधित किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित जो सुभाष चंद्र बोस ने किया। महात्मा गांधी जी को जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम महात्मा जो है सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव कहकर जो है पुकारा था। नेक्स्ट उसके बाद देखिए
49 है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को खाली स्थान वर्ष में अंगीकृत किया था। तो बी ऑप्शन 1940। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष 1940 में अंगीकृत किया था। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष 1940 में अंगीकृत किया था। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1940 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, कांग्रेस राज्यों में मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र देने के कारण मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 2 जो है राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री जो है एस सोहरावर्दी था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो पाकिस्तान की मांग जो है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहा था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव जो है किसे दिया गया? 50 का सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। ठीक है, तो जब 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। 1939 के त्रिपुरी यानी मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर जो है कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो कांग्रेस को दूसरी बार अध्यक्ष बने थे 1939 में। फिर है कि परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिए, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद। फिर है कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। भारत के आज़ादी के समय, ठीक है, जो है भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन। तो देखिए, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रसिद्ध नारे देखिए यहाँ पे जो है कहता एक धर्म, एक जाति, एक भगवान, ठीक है, जाति के लिए। यह जो है नारा नारायण गुरु का है। ठीक है, एक धर्म, एक जाति और एक भगवान मानव जाति के लिए जो है ये नारा नारायण गुरु का है। देखिए, फिर है कि वापस वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये नारा स्वामी दयानंद का है।
ठीक है, वापस वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आराम हवा ठीक है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देखिए, जय हिंद दिल्ली चलो। जय हिंद और दिल्ली चलो, ये है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जय हिंद दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, फिर है कि भारतीय रेलवे ने जो विविध संस्कृतियों के जो है संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। ठीक है, उपयुक्त कथन किसका है? 52 का ए, महात्मा गांधी। तो भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने विविध जो है संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया। उपरोक्त कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें महात्मा गांधी का जो है रेलवे के संदर्भ में कथन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में रेलवे के योगदान से है। भारतीय रेलवे ने जो भारत के एकीकरण में अहम योगदान दिया है। विष्णु पुराण में वर्णित भारतवर्ष की अवधारणा को आधुनिक समय में जो है साकार रूप देने का श्रेय रेलवे को है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे की शुरुआत को कार्ल मार्क्स ने भारत में आधुनिकता का प्रथम चिन्ह माना है। कहता है कि जो कार्य बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं कर सका वह कार्य रेलवे ने कर दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित कथन जो है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसने कहा था? 53 का सी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति कांग्रेस के भीतर उग्र विचारधारा के उदय के साथ साथ क्रांतिकारी विचारधारा को बल मिला। कब? 1906 में। ठीक है, उग्र विचारधारा के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। हेनरी कॉटन ने कहा कि उग्र विचारधारा के नेता ने भारत में सभी प्रकार से मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। उग्र विचारधारा के नेताओं ने उदारवादियों के जो है संवैधानिक याचनाओं को जो है राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, शिक्षावृत्ति नहीं। ठीक है, बिपिन चंद्र देखिए कहता तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। क्या? भिक्षावृत्ति नहीं। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ठीक है, ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो, मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता जिसको प्राप्त करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। नेक्स्ट, 38 नंबर देखिए, कहता बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय जो है लाभप्रद जो है वकालत छोड़ दी? 54 का बी, राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 ईस्वी के बीच महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक संगठित आंदोलन था। इस आंदोलन के दो पक्ष था, रचनात्मक, नकारात्मक, यानी बहिष्कार। इस आंदोलन के दौरान हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं, वकीलों, प्रोफेसर, शिक्षकों, कर्मचारी आदि ने जो है बहिष्कार का समर्थन किया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक अगस्त 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भागलपुर में हुई। इसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया, जिसमें बिहार के वकीलों में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महेंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, अदालतों का बहिष्कार किया और अपनी वकालत बंद कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फिर कहता है कि जो है साल्टारो का कागडी कांगडी चोटी जो है किस सीमा पर स्थित है? बी ऑप्शन भारत पाक सीमा। तो देखिए साल्टरो, ठीक है, साल्टोरो कांगरी, ठीक है, साल्टरो कांगरी चोटी भारत पाक सीमा पर स्थित है। साल्टरो कांगरी चोटी चट्टान बर्फ का एक उबड़ खाबड़ पहाड़ है जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण किनारे पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंचनजंगा, ये नेपाल भारत सीमा पे है, ठीक है, कंचनजंगा। मकालू जो है ये नेपाल चीन, ठीक है। उसके बाद कामेट, ये भारत चीन सीमा पे। अन्नपूर्णा ये नेपाल, अन्नपूर्णा नेपाल, ठीक है। ठीक है, गुलमानधाता, ठीक है, यहाँ पे गुलमानधाता ये चीन, और जो है तिरिचमीर, ठीक है, तिरिचमीर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, तिरिचमीर। नेक्स्ट देखिए 56 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो देखिए ए ऑप्शन, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382। फिर भारत की संविधान की अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। 2011 ईस्वी की जनगणना, 2000 अनुच्छेद 246 के अनुसार 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जो है जनगणना, ठीक है, तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी, 2011 की जो जनगणना थी, ये जो है जनगणना 15वीं जनगणना, ठीक है, 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। भारत में जनगणना सर्वप्रथम 1872 में, भारत में जनगणना सर्वप्रथम 1872 में मेयो, ठीक है, 1872 में मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई। भारत में नियमित जनगणना दशकीय रूप से, ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में, 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। कितना है? 1106, ठीक है, 1106, ठीक है, तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, कितना है? 17, अरुणाचल प्रदेश 17, बिहार 1106। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल, साक्षरता वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट देखिए, कहता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में, ठीक है, खाली स्थान के समय का जो है पशु अंतराल है। तो ए ऑप्शन, तो देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे के समय का जो है पश अंतराल अंतर है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में जो है 2 घंटे के समय का पश अंतराल अंतर है। भारत में देशांतर का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच लगभग 30 देशांतर का अंतर है, ठीक है, कितना का? 30। फिर है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। भारत का समय ग्रीनविच समय से जो है 5.5 घंटा आगे है। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पे जो है जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। वैदिक काल में झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से भी जाना जाता था। झेलम नदी पर श्रीनगर शहर अवस्थित है, झेलम नदी पर श्रीनगर शहर अवस्थित है। शिप्रा,
ठीक है। क्षिप्रा नदी जो मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली जो है एक प्रमुख नदी है। उज्जैन का कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के जो है तट पर ही लगता है। उज्जैन का कुंभ मेला क्षिप्रा नदी के तट पर ही लगता है। लखनऊ गोमती नदी तट पर अवस्थित है। लखनऊ जो है ये गोमती नदी तट पर अवस्थित है, गोमती नदी। फिर है कि सूरत ताप्ती नदी तट पर अवस्थित है। सूरत ताप्ती नदी, सूरत ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति जो घाटियाँ कुल्लू घाटी से खालिस्तान द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो बी ऑप्शन रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुला और स्पीति घाटियाँ जो है कुल्लू घाटी से रोहतांग दर्रे द्वारा जुड़ी हुई हैं। नाथुला दर्रा यह भारत के जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम तथा चुम्बी घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है। फिर है बारालाचा दर्रा लेह जिले को मनाली से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जो है लेह जिले को मनाली से जोड़ता है। फिर नेक्स्ट है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन यूएसए। येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। ठीक है। येलो स्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1872 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। ठीक है। येलो स्टोन जो है नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1872 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। फिर है कि कैलानिक्स नेशनल पार्क जो फ्रांस में स्थित है। ठीक है। कैलानिक्स नेशनल पार्क ये फ्रांस में स्थित है। फिर है न्यू फाउंडलैंड नेशनल पार्क कनाडा में है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा। फिर है टाइड नेशनल पार्क स्पेन में स्थित है। सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल में स्थित है। सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल में। नेक्स्ट देखिए 61 है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। 61 का हो जाएगा सी ऑप्शन तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। तमिलनाडु की इलायची जो है पहाड़ियाँ ये पश्चिमी घाटों के लिए उपयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री ठीक है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिण में पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट का जो है मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है। इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम घाट के में केरल के दक्षिण पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में अनामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है जो अनाईमलाई पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी जो सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 62 का सी। तो देखिए बिहार से पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल और भारत के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाल का सीमा भारत के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो नेपाल का सीमा भारत के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से जुड़ा हुआ है। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती हैं। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी किशनगंज अररिया सुपौल मधुबनी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सीमा रेखा साझा करते हैं। देखिए गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात जो है दे दिया गया है। ठीक है। तो गेहूं और चावल का जो है यहाँ पे प्राइस दे दिया गया है 3:8 का था। एक परिवार में गेहूं और चावल की खपत की गई मात्रा का अनुपात 4:9 है और खपत की मात्रा ठीक है तो खपत की मात्रा है 4:9। तो कहता गेहूं और चावल का पर खर्च का अनुपात। तो देखिए तो खर्च का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे जो खर्च का अनुपात होगा ये होगा आपको खर्च का अनुपात जो होगा ये होगा खपत की मात्रा गुने मूल्य।
खर्च का जो अनुपात होगा ये खपत की मात्रा गुने मूल्य होगा, यानी 3 गुने 4 रेशियो क्या होगा 8/9, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यानी 1:6, 1:6 इसका क्या होगा राइट, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो याद रखना खर्च बराबर क्या होता है, तो खपत की मात्रा गुने मूल्य। नेक्स्ट है कि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का योग इतना और क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू में हाइट। ठीक है, तो 1/2। अब देखिए यहाँ पे समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना है 9.5, हाइट, और यहाँ पे हाइट निकालना है, क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है 57। ठीक है, 57। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसको काट लेते हैं, 19 तिया 57, 19 पंचे 95, यानी कितना आ गया 0.5, दशमलव रहेंगे 0, 5 छक 30, ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, एच का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, यानी इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 65 है कि ए इंटू बी बराबर बी बी बी, तो ए प्लस बी का मान, तो यहाँ पे यदि आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखिएगा, यदि यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 छारे 36 हो जाएगा। ठीक, कैरी कितना बचा 3, फिर यहाँ पे आप यदि 6 कितना रखिएगा एक ही जगह, एक ही जगह की यदि बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक ही जगह आप यदि यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो देखिए 6 जो है सम संख्या है, इसलिए बी भी सम संख्या होगी, और सम संख्या गुने सम संख्या ही सम संख्या होता है, क्या समझे, सम संख्या को सम से गुना करेंगे तभी सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी का मान जो है, बी का मान जो है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो बी का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 भी, 4 भी, 6 भी और 8 डॉट 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 ऐसे हो सकता है बी का मान। ठीक है, तो बी का मान ये हो सकता है। अब देखिए बी का मान यदि आप 6 नहीं लेकर 4 लेते हैं, ठीक है, यदि आप बी का मान 4 लेते हैं तो क्या होता है, देखिए बी का मान 4 लीजिएगा तो 6 चौक 24, कैरी बचेगा 2, कैरी कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। ठीक, कैरी बच जाएगा 2। अब देखिए अब जो है ए का मान, अब यदि बी का मान आप कितना रखें 4, बी का मान कितना 4, तो यहाँ पे 4 4 4 हो जाएगा। ठीक, तो ए गुने 4 बराबर इतना। ठीक है, ए गुने 4 बराबर इतना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 लेने पर काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे आप जो है 6 ले लेते हैं, कितना 6 यदि लेते हैं तो क्या होगा, तो ए इंटू बी, यानी ए बी इंटू 6 बराबर क्या है, बराबर है बी इंटू बी, बी 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 है। ठीक, बी बी बी, अगर यदि यहाँ पे आप जो है ए इंटू बी बराबर यदि आप 4 लेते हैं बी का मान, तो बट्टा में क्या होगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, ये कट के 6 अट्ठे 48, सॉरी ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 सत्ते कितना होगा 42, 42 6 सत्ते हो जाएगा 42, और 6 चौक 24, यानी ए बी का मान 74 बता रहा है। ठीक, तो ए बी कितना 74, यानी ये हुआ कि तुलना कीजिए तो ए का मान 7, बी का मान 4। ठीक है, तो ए का मान रख दीजिए 7, बी का मान रख दीजिए 4। अब गुना करके देखिए 6 चौक 24 और 7 छक 42, तो ये 44 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान 7 और बी का मान कितना होगा 4। अब 7 + 4 कितना होगा 11 हो जाएगा, 11 कहे तो इसका राइट आंसर क्या होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट 66 देखिए, 66 है कि रोमन अंक सी डी एल एक्स और एम का सही क्रम। तो 66 में यदि देखें तो x का मतलब होता है 10। ठीक है, x का मतलब कितना होता है 10, l का मतलब x का मतलब 10, l का मतलब 50, c का मतलब होता है 100। ठीक है, x 10, l 50, c 100, d 500, d कितना होता है 500, m कितना होता है m होता है 1000, m होता है 1000।
ठीक है, तो याद रखना होगा। x का मान 10, l का मान 50, c का होता है 100, d का 500, m का 1000, m का मतलब 1000, d का मतलब 500, c का मतलब 100। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका क्रम क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसको यदि बढ़ते क्रम में लीजिएगा, ठीक है, तो m जो है बड़ा है किससे, m बड़ा है आपको m बड़ा है आपको d से, और d बड़ा है c से, c बड़ा है आपको l से, l बड़ा है आपको x से। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो m, ठीक है, m, उसके बाद एम डी सी एल एक्स, एम डी सी एल एक्स, एम डी सी एल एक्स, ये हो सकता है। या नहीं तो ये भी हो सकता है कि x जो है छोटा है l से, l छोटा है आपको c से, c छोटा है d से, और d छोटा है m से, d छोटा है m से। तो देख लीजिए एक्स एल सी डी एम, एक्स एल सी डी एम, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट 67 नंबर। 67 की यदि बात करें तो कहता है कि माध्यिका दे दिया गया है, x का मान ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो है। तो 10 ठो यदि है तो क्या होगा, तो 10 ठो यदि है, 10 ठो है तो 5, देखिए 4 4 8, ठीक है, 4 और 4 छोड़ दीजिए, 4 4 8, तो यहाँ पे पाँचवा और छठा को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो पाँचवा और छठा के बीच जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये हुआ। ठीक है, 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, ये दोनों। ठीक है, इन दोनों को ये व्यवस्थित है आरोही क्रम में, तो इसका मतलब हुआ x प्लस 2/2 कर लीजिए, तो कितना होगा 2x प्लस 2/2, 2 से कैंसिल यानी x प्लस 1, तो कितना हुआ x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है x प्लस का 1, और माध्य तो आपको दे दिया गया है कितना, माध्य का दे दिया गया है 63, तो यहाँ से ये घट जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 62, x का मान कितना हो जाएगा 62, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि साइन, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इतना, तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दे दिया गया है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, अब क्या कीजिए, दोनों को यदि स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना 3। ठीक है, तो ये इसका मान तो 1 होगा, तो 1 प्लस जो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, ये उधर जाएगा तो कितना होगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना होगा, यहाँ इधर चला जाएगा 2, 2 2 कट जाएगा यानी 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकल गया कितना 1। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये जो हो जाएगा आपको साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा क्या, तो ऊपर में हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में कितना होगा 1, तो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना आया था 1, 1/1 यानी 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहा था कि एक विक्रेता 5 रुपया में 8 जो है 5 रुपया में 8 नग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है कहता है कि एक विक्रेता 5 रुपया में 8 नग जो है के हिसाब से संख्या में खरीदता है, और 8 रुपया में, ये रुपया है, 8 रुपया में 5 नग के हिसाब से बेचता है। ठीक है, तो क्वांटिटी से हम कीजिए, इसको जो है 5 से गुना कर लीजिए, इसको 8 से, तो 40 40 हो जाएगा, ये होगा 25, ये हो जाएगा कितना 64। तो देखिए सीपी है 25 और एसपी है 64, कितना का लाभ हो रहा है, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और 5 में से 2 गया 3, 39 का लाभ हो रहा है किस पे 25 पे, 25 चौका 100, 39 चौका 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 3 12 3 15, यानी जो है 156 का क्या हो रहा है लाभ, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि यदि समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 3 और द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान है, तो क्यू का मान, तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है इस समीकरण का एक मूल आपको पता है, एक मूल कितना है
तो एक मूल है आपको 3, तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, समझे। तो x की जगह 3, x की जगह 3 प्लस 15 बराबर 0, यानी 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 15 9 कितना होगा 24, तो 24 बराबर 3p, 3 अट्ठे 24, पी का मान 8, पी का मान निकल गया आपको कितना, तो पी का मान 8 निकल गया, 8 निकल गया। अब देखिए कहता है कि मूल जो है समान है, मूल यदि समान है तो इसका मूल समान है, यहाँ पे 8 रख दीजिए तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, या नहीं तो रहने दीजिए तब तक। ये तो ये क्या हो जाएगा, तो d बराबर 0 बी बेचक, तो क्या होगा d बराबर होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4q, ठीक है। अब पी का मान तो 8 था, यानी 8 का स्क्वायर बराबर 4q, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, तो 64/4 16, तो क्यू का मान कितना निकल जाएगा 16, 16 कहे तो सी ऑप्शन, क्या होगा सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।